ये वाला बॉडी, इसका भी डेंसिटी की ज़रूरत है तो रो है, ये तैर रही है। इसका हाइट हम मान लेते हैं h है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं a है, और मास भी हम मान लेते हैं m है। लेकिन अब ये ध्यान रखना है आपको, मैं भले लिख लिया, एग्ज़ाम में मास देगा तो डेंसिटी नहीं देगा, और अगर डेंसिटी देगा तो मास नहीं देगा, दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं देता। हमने लिख लिया है इसलिए कि हमें दोनों रिजल्ट दिखाने हैं। अब अगर इस बॉडी को, जो फ्लोटिंग बॉडी है जो तैर रहा है, अगर थोड़ा इसको कंप्रेस, थोड़ा दबाओ, थोड़ा सा प्रेस करो, पानी में थोड़ा डूबेगा, और जब छोड़ दोगे तब फिर होगा क्या, ऊपर जाके रुक जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ऐसे ऊपर अप डाउन करेगा, तो अप डाउन करेगा तो फ्री ऑसिलेशन होगा, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये सवाल है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक। अब बच्चों टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक हम निकालते हैं। इस ब्लॉक का टाइम पीरियड क्या है। अब देखो, इसको लगाने के लिए मेथड इधर उधर बहुत सारी बात करें तो टाइम की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। हम मेन बात करें, मेन काम की बात करें। काम की बात यह है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा दबाया, देखो इसमें चलना चाहिए, बंद हो गया है। बच्चों इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, जो इसको चलाएगा, बस उतने की ज़रूरत है। जब हमने इसको कंप्रेस किया, इसको मैंने दबाया, तो पानी के अंदर जितना अभी डूबा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डूब जाएगा, और जितना थोड़ा सा ज़्यादा डूब जाएगा, जितना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वही इसके लिए मुसीबत बन गया। यही इसको डिस्टर्ब कर दिया और दिन भर उसको दौड़ाया, है ना। थोड़ा जो ज़्यादा हो गया, जैसे किसी को आप कुछ बोल रहे हैं, एक लिमिट तक आपने बोला, ठीक है बोल दिया, लेकिन एक ही बात आप ज़्यादा बोले हो, जिसके बाद सब डिस्टर्बेंस हो गया, और वही एक बात जो ज़्यादा बोले वही आपका रिस्टोरिंग नेचर हो गया, आपने जो ज़्यादा बोल दिया। अब इसको मैंने यहाँ तक तो ठीक था, अब इसे जैसे ही मैंने ज़्यादा इसको प्रेस किया, तो मान लो कि ये थोड़ा अंदर आया होगा, ऐसे आया होगा। अब कितना अंदर आया होगा, अरे मान ही लो x आया होगा। अब जितना x अंदर आया, बस यही एक्स्ट्रा हुआ, और इसकी वजह से ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन शुरू कर दिया। अब आप F का मान लिखोगे तो ये अपथ्रस्ट फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, उसको ऊपर धकेलेगा तो अपथ्रस्ट फोर्स होगा। और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड। तो बच्चों वॉल्यूम इनसाइड माइनस इसलिए लगा कि अपोज करेगा, वॉल्यूम इनसाइड जितना एक्सेस हुआ, तो कितना एक्सेस हुआ, A इंटू एक्स वॉल्यूम इनसाइड, डेंसिटी लिक्विड का इंटू G, बस इतना ही एक्सेस हुआ, और यही उसको मोशन करा दिया, जितना एक्सेस हुआ, जितना ज़्यादा डूब गया। अब F बराबर आप लिखोगे ma बराबर होगा माइनस A डेंसिटी मीडियम का इंटू x। बच्चों एक्सेलरेशन आया अपान m इंटू एक्स। अब देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हो ही गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
तो मोशन एसएम हो गया और ओमेगा का मान भी आ गया। अब ओमेगा का मान आ गया, टी का मान आ जाएगा। तो चलो देखो, ओमेगा पहले बता दो फिर टी बता दो, या डायरेक्ट टी ही बता दो। बच्चों अब तो सब विद्वान हो गए, जल्दी से बता दो टाइम पीरियड। हाँ, टी बराबर आएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपान एरिया। ये अगर मास दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है तो यही आंसर लिख देना। और अगर मास नहीं दिया है, क्वेश्चन को देख लेना, तो मास नहीं दिया होगा तो मास बराबर होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैंने क्या बोला, या तो एम देगा या तो रो देगा, दोनों एक साथ तो नहीं देगा। या तो मास देगा या तो डेंसिटी देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। अब अगर मास दिया तो ये लगाना, और मास नहीं दिया तो फिर डेंसिटी दिया होगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपान ए इंटू ये हो गया, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एच अपान जी और डेंसिटी का रेशियो। अब देखो, अगर ये पेपर के कुछ सवाल मैं पढ़ रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हैं। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि कोई लकड़ी का ब्लॉक है, उसकी हाइट एच है और वो तैर रहा है। सवाल सुनो पहले, लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी हाइट एच है, तैर रहा है। दूसरा है जिसकी हाइट 2h है, वो भी तैर रहा है। अगर हाइट h वाले का टाइम पीरियड t है तो हाइट 2h वाले का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम नहीं होगा, h पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर 2h है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, √2t, क्योंकि t किस पे डिपेंड कर गया? h पे। लकड़ी वही है, डेंसिटी वही है, पानी वही है, डेंसिटी वही है, दुनिया वही है, जी वही है, फिर हाइट ही तो अलग अलग है। तो हाइट अलग अलग तो टाइम पीरियड अलग अलग। ये क्वेश्चन पूछा है। एक सवाल आपके एग्जाम में और पूछा है, बोला गया था कि कोई ब्लॉक है 1 मीटर ऊंचा है और वो लिक्विड में, पानी में, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो 1 मीटर ऊंचा है और टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो बोला है कुछ बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यही तो है, तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर में आता है और यही फिर आएगा, यही फिर आएगा। इसी बात के लिए इसको पढ़ाया गया है। मेन टीचर का इंटेंशन ये नहीं है कि ये निकलवाए, मेन ये है कि दिमाग में ये भी आए कि अगर सेम मटेरियल है और उसका हाइट बढ़ा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, और हाइट कम हो तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन ब्लॉक ज़्यादा तेज़ ऑसिलेट करेगा? जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, छोटा वाला ब्लॉक कि बड़ा वाला ब्लॉक? तो छोटा वाला ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा और बड़े वाले की फ्रीक्वेंसी कम होगा। समझ आ रहा? तो अगर ऑसिलेट कराना है तो छोटा सा कार का ले लो, जितना ही छोटा होगा उतना ही तेज़ ऑसिलेट करेगा। तो इस बात के लिए इसको पढ़ाया जाता है। तो मैं एक लाइन यहाँ लिख दूँ कि t किस पे डिपेंड कर गया? t प्रोपोर्शनल टू √h। बच्चों एक इस पे सवाल आएगा और दूसरा आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पूछा हुआ पेपर में है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। माने डेंसिटी का रेशियो, उल्टा लिख दिया ना, बॉडी का डेंसिटी पहले रहेगा, हाँ रो अपान होगा, ये निकालना है। तो ये आप लिखोगे GT² अपान 4π²h। GT आपको किसी ऑब्जेक्टिव में ये दिखेगा, ये इक्वेशन दिखेगा। तो यही वाला सवाल है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा था। और इसको जब स्क्वायर करोगे, एक बार चेक कर लो, जी इधर जाएगा, GT² अपान 4π²h। सही है। अब अगर लिखा जाए कि t का मान 2 सेकंड है, जैसे सवाल मैंने दिया था, t का मान 2 सेकंड है और h का मान 1 मीटर है, तो g और π² तो कट जाएगा, हाँ? तो क्या बचा? t² अपान 4h। अब t का मान 2 सेकंड है तो 4 कट जाएगा, और h का मान 1 मीटर है तो 1 आ गया। इसका मतलब वो पूरा बॉडी डूबा हुआ तैर रहा था, दोनों की डेंसिटी बराबर थी,
यही सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल दिया था। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, समझ आया। तो प्रॉपर्टीज़ के सवाल ये हो गए, ये ध्यान रखेंगे, पेपर में आएगा ज़रूर। टीचर, फिजिक्स वाले टीचर के दिमाग में यही सब बात रहती है, जब वो क्वेश्चन देता है तो सोचता है कि कितनी बात पकड़ दिया जाए, छोटा सा हो कई बात पकड़ लिया जाए, और इसीलिए वो सवाल कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि जो नहीं ठीक से पढ़ा है वो नहीं लगा पाता है, और जो पढ़ा है वो डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लेता है। चलिए बच्चों, ये सब तो डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। एक सवाल और डेंसिटी का लेंगे, आखिरी सवाल होगा, इसके बाद फिर बातें बदल जाएंगी। अब आगे बढ़ा देते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए अगले सवाल को, यहाँ पे ये कोई मैंने एक ट्यूब लिया, एक ये ट्यूब लिया, ये ट्यूब लिया मैंने, दोनों साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, दोनों साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है। इस तरफ का एंगल अलग है, इस तरफ का एंगल अलग है, और इसमें मास m का मास m है और कोई लिक्विड है, उसको मैं रखूँगा। बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसके डेंसिटी की ज़रूरत पड़े तो चलो डेंसिटी भी लिख दिया, रो है। अब ये सवाल में पेपर में टीचर ने यही दिया है कि कोई लिक्विड है जिसका मास m है और डेंसिटी रो है, इसे ट्यूब में रखा हुआ है जिधर एंगल अल्फ़ा बीटा है। तो पूछा है कि इस लिक्विड का टाइम पीरियड क्या होगा। तो क्या पूछा है, टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड ऑफ मास m। तो लिख लो, सवाल तो लिखे लो, टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड ऑफ मास m। मास m एंड डेंसिटी रो, इसमें दोनों दिया है, मास भी दिया जाएगा और डेंसिटी भी दिया जाएगा, दोनों दिया जाएगा। अगर ये वाला केस है तो इसमें दोनों दिया जाएगा, मास भी दिया जाएगा, डेंसिटी भी दिया जाएगा। और उसके ऊपर वाले मैंने क्या बोला, या तो मास दिया जाएगा या तो डेंसिटी दिया जाएगा। ये सब बात ध्यान रखना, कहाँ क्या बोला जा रहा है। अब बच्चों आपको किसको ऑसिलेट कराना है, लिक्विड को, ट्यूब को नहीं कराना है। आप ऐसा कुछ उपाय करो कि ट्यूब ना चले और लिक्विड चले। तो उसका उपाय एक ही है कि जो साइकिल में हवा भरते हो वो वाला पाइप ले लो, इसके मुंह में डालो ये हवा वाला पाइप, और इसको बंद कर दो। तो जब अब इसमें हवा भरेगा तो हवा क्या करेगा, लिक्विड को धकेलेगा, और जब लिक्विड थोड़ा उधर जाए तो उस पाइप को बाहर निकाल के बैठ के देखो तमाशा, टाइम पीरियड आ रहा होगा, लिक्विड मोशन कर रहा होगा। तो इस लिक्विड का मोशन कराना है, इसका मतलब मेरे को ट्यूब को नहीं मोशन कराना है, लिक्विड को। तो केवल किसको डिस्प्लेस करना है, लिक्विड को। अब मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से लिक्विड
लिक्विड डिस्प्लेस कर लिया। अब इसके आगे क्या होगा उसको बताते हैं। अब देखो मैं लगाऊंगा और आप देखोगे। चलो बच्चों लोग समझो। अभी इनिशियल लेवल नहीं, ये वाला लेना था। अभी इनिशियल लेवल ये है ना, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो लेवल चेंज हुआ। लिक्विड का लेवल इधर यहाँ आ गया। मैंने माना ये नीचे आया और नीचे कितना गया x। लिक्विड दब गया, इधर धकेला तो जितना x इधर आएगा उतना x इधर भी जाएगा। अब लिक्विड का लेवल यहाँ हो गया। तो पहले कहाँ था और अब कहाँ है? अब यहाँ है। अब ये हो गया। समझ आया? इधर इतना दब गया, उतना उधर उठ गया। अब बच्चों अभी सुनते रहो, आप ज़्यादा कंसंट्रेट रहो कि कैसे लग रहा है उसी बात पर। देखो इधर ये लेवल डाउन आया और उधर ये लेवल अप हुआ, उठा है। ये डाउन आया, यहाँ तक आया है। ये यहाँ तक है, वो वहाँ तक है। तो इधर जो उठा है H2 और इधर जो दबा है H1, तो इस लेवल और इस लेवल के बीच में प्रेशर डिफरेंस आ गया ना। और कितना प्रेशर डिफरेंस आ गया? देखो ये लेवल यहाँ पे है और ये लेवल यहाँ पे है, तो इसके बीच में डिफरेंस आ गया H1 प्लस H2। ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। और बच्चों अब मैं आंसर निकालने जा ही रहा हूँ। इसको पहले डिलीट कर दूँ यहाँ से। अब आप लिखोगे प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा P भी लिख सकते हो, H1 प्लस H2 रो इंटू G। अब H1 H2 नहीं पता है, निकालो। ये एंगल तो पता है ना अल्फ़ा, और बच्चों वो x मैंने माना है। तो अगर H1 पूछा जाए तो आप लिख सकते हो x साइन अल्फ़ा, लिख सकते हो कि नहीं। और ये वाला बीटा आपको पता है, ये x पता है। H2 पूछे तो x साइन बीटा, तो ये आपने लिखा डेल्टा P बराबर H1 और H2 दोनों की वैल्यू, तो लिखा जाएगा x साइन बीटा अल्फ़ा प्लस x साइन बीटा रो इंटू जी। अब फिर लिखोगे फोर्स। फोर्स क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया, और ये वापस लौटेगा। हमने धकेला उधर, लौट के आ रहा इधर, तो अपोज किया तो माइनस लगेगा। और प्रेशर इंटू एरिया बराबर माइनस ए रो जी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इंटू एक्स। एफ बराबर एम ए, तो ए बराबर असलेशन बराबर हुआ रो जी अपान एम साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इंटू एक्स। अब आप देख रहे हो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या देख रहे हो? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहाँ से ओमेगा का मान आ जाएगा, तो ओमेगा का मान आ जाएगा ए रो जी अपान, नहीं हाँ ये जी था ना, जी लिख दो, ये वाला जी था, जी बना दो।
चलो ठीक है। अब बच्चों ओमेगा का मान आ गया अंडर रूट के अंदर ए रो जी अपान एम, और ऊपर क्या होगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा होगा। अब टाइम पीरियड तो आ ही जाएगा, आ ही गया। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपान क्रॉस सेक्शन एरिया डेंसिटी इंटू जी, और दोनों साइड का जो एंगल है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये आंसर हो गया। ये आंसर आ गया, हो गया। देखो ये भी एक सवाल आता है पेपर में, आप देखा होगा, ऐसा चित्र कहीं दिखा होगा, और जहाँ दिखा होगा उसके बाद अब पढ़ना मत, डायरेक्ट टिक कर देना। समझ लेना कि चित्र का मतलब विचित्र बात इतनी ही है कि टाइम पीरियड क्या है जो लिक्विड का है। तो लिक्विड का टाइम पीरियड आ गया, टी का मान आ गया, लिख लो। फिर अब लास्ट के 1-2 सवाल, इसके बाद ये चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया है। फिर आप लोग का जो बचा हुआ पोर्शन है आखिरी, वो कंप्लीट कर लेना। जो जो पढ़ाएंगे सब पढ़ते जाना, उसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा, और जितना बताऊंगा आखिरी टाइम पे वो सब उतना ही, जितना बोलो उतना ही पढ़ना, और उतना सब सवाल सही हो जाएगा। थोड़ा सा कोई डिले उले नहीं हुआ है। मेरा 10 अप्रैल से पहले कभी सिलेबस आज तक मैंने ख़त्म ही नहीं कर पाया। फिजिक्स पढ़ाना रहता है ना, बहुत पढ़ाना होता है। देखते तो हो कितना पढ़ते हो, दिन भर सवाल ही लगाते रहते हो, बोलता ही रहता हूँ एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है। तब भी लगता है कि और टाइम मिल जाता तो अच्छा था, तब भी कम करना पड़ जाता है। और जो 11th-12th में पूरा फुल पढ़ा होता है तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपने उतना पढ़ लिया है, आपको सब आ गया है, अब कुछ बचा नहीं है, तो टाइम थोड़ा लगता है, उसको लगाना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा करना है तो अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आइए मैं अपने अगले लास्ट सवाल की तरफ ले जा रहा हूँ। ये सारी बात, एक क्वेश्चन है, उसको लिखो या मत लिखो, ऐसे देख के ही बता दो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे पेपर में मैं लिखूंगा और आप बता देना बस। ये भी तो ट्यूब बन सकता था। ये वाला ट्यूब बना दिया, इसमें भी क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों साइड में बराबर है। इसमें भी वही लिक्विड भरा हुआ है, वही डेंसिटी का रो लिखा था, वही डेंसिटी का, और मान लो उतना ही मास है। अब बच्चों ये पूछा है कि इसमें टी का मान क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग लिक्विड। अब टाइम पीरियड पूछा है तो आ ही जाएगा। अगर ABCD पढ़ो तो U के बाद V आता है, UVW ऐसे पढ़ते हो ना, तो U के बाद V आता है, तो बाद वाला V आपने पहले पढ़ लिया। वो कौन सा ट्यूब है, V ट्यूब, इसके पहले वाला देखो V टाइप का बना है कि नहीं, तो V ट्यूब है। जब V आपने पढ़ लिया तो समझ लो U तो पढ़ा ही होगा, तभी तो U के बाद V आया। तो वो V ट्यूब और ये U ट्यूब, कौन ट्यूब, हाँ ये U ट्यूब है। और इस U ट्यूब में अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर 90, बस वहाँ अल्फ़ा जहाँ है 90 कर लो, जहाँ बीटा है वहाँ 90 कर लो, तो V ट्यूब से U ट्यूब बन जाता है 2A रो G। बस ये भी आंसर आ गया। नहीं समझ आ रहा क्या? अब इसमें ऐसी क्या बात है कि जो समझ नहीं आ रहा? अब एक सवाल लगाओ, वही समझना बाकी है। एक सवाल लगाइए, फिर ये बातें समाप्त हो गया और सब ठीक है, कंप्लीट। बच्चों झटपट एक क्वेश्चन।